हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन कवर करेंगे। इसमें हम अक्टूबर मंथ की मैगजीन कवर करेंगे। सो सबसे पहले जो आज हम कवर करेंगे वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। उसमें हम करेंगे जन योजना अभियान, फ्री लीगल एड, फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ इन शॉर्ट में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ ग्राम न्यायालय, सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट and Universal Postal Union and International Communication Union. So let's start with the video. So जो सबसे पहला आर्टिकल या फिर जो सबसे पहली न्यूज़ हम बोलेंगे वो थी जन योजना अभियान के बारे में। सो जन योजना अभियान क्या है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक पीपल प्लान कैंपेन स्टार्ट किया था जिसको जन योजना अभियान बोलते हैं, जिसके हेल्प से पंचायत में जो भी डेवलपमेंट प्लान्स हो रहे हैं उसके लिए बनाया था, जो कि ईयर 25-26 के लिए है। सो जो जन योजना अभियान है या फिर पीपल्स प्लान कैंपेन है, वो एम करता है पीपल्स पार्टिसिपेशन। पीपल्स पार्टिसिपेशन का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना था जब 43rd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो इसका बेसिस क्या था कि डिसेंट्रलाइजेशन करने का पावर, और सारे जो हमारे लोकल गवर्नमेंट हैं उनके पास सेल्फ रूल आ सके। ठीक है, इसलिए ताकि लोकल एट द ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी परफॉर्म हो, इसके लिए हमने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया था। ओके, सो इसीलिए हमने जन योजना अभियान बनाया है, जो कि जिसका एम है पीपल्स का पार्टिसिपेशन पंचायती डेवलपमेंट प्लान्स में इंक्रीज करना। ओके, और इसको लॉन्च किया था सबकी योजना सबका विकास के थ्रू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सो आप ये ध्यान रखें कि मिनिस्ट्री पंचायती राज है, और इसको स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 2018 में। जो पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये सब डेट्स पूछते हैं कि किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट हुआ था। एंड बट यूपीएससी के लिए ये मिनिस्ट्री मे बी प्रीलिम्स में पॉइंट की तरह आ जाए, डेट तो कभी नहीं आएगा पर पॉइंट की तरह आ जाए, और या फिर आ जाए कि एज अ रोल आउट किस प्लान के अंदर हमारा जन योजना अभियान है। सो आपको याद रखना है सबकी योजना सबका विकास में। ओके, सो इसका इम्प्लीमेंटेशन 3 लेवल हुआ है ऑफ पंचायत, जो कि था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट फ्रंटियर वर्कर्स, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इन सब के थ्रू हमारा जो मिशन है, जो एम है पीपल्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने का पंचायत के डेवलपमेंट प्लान्स में, वो हम परफॉर्म करेंगे। ओके, सो इस कैंपेन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला कंपोनेंट है स्ट्रक्चर वार्ड या फिर महिला सभा या फिर ग्राम सभा, लोक सभा, ब्लॉक सभा, डिस्ट्रिक्ट सभा में ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स हो या फिर ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स हो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स हो, वहाँ पे उनके डेवलपमेंट प्लान में पार्ट लेना। ओके, उधर उसको स्ट्रक्चराइज करना, उसके पूरे प्लानिंग को। सेकेंड जो इसका एम था वो था प्रिपरेशन करना ग्राम सभा वाइज कैलेंडर, जिसमें थीमेटिक वाइज डेवलपमेंट गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उस पर वर्क किया जाए, और जो कि बेस हो किस पे, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। और जैसे कि हर गांव का एक ग्राम जो सभा होती है उसमें एक पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएट किया जाए, जिसमें कुछ इंडिकेटर्स हो, और उस इंडिकेटर्स को फुलफिल करना हमारे पंचायत डेवलपमेंट प्लान का एम होना चाहिए। ओके, फिर ये बेस्ड थीमेटिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन लोकलाइजेशन, और ये जो हमारे इनके थीम्स होने चाहिए वो किस पे बेसिस होने चाहिए, वो बेस होने चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। ओके, फिर PDI इज़ अ मल्टी डोमेन एंड मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स। सो हमारे जो PDI है, जो कि है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, वो मल्टी डोमेन भी है और मल्टी सेक्टोरल भी है। क्यों? क्योंकि ये किस पे बेस है, SDG पे। तो SDG पे बेस होने का मतलब क्या है, SDG हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो वो बहुत जगह फोकस करते हैं। वो क्लाइमेट पे भी फोकस करते हैं, वो पॉवर्टी पे फोकस करते हैं, वो एजुकेशन पे फोकस करते हैं, वो कॉपरेशन पे फोकस करते हैं। इसकी वजह से इसको मल्टी डोमेन और मल्टी सेक्टोरल भी बोला गया है। ओके, इसका एक और एम है कि इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन करना, कि एंगेज यूथ को एंगेज करना और एल्डरलीज को फॉर होल्डिंग प्रिपरेशन ऑफ GDP, कोलैबोरेशन विद उन्नत भारत अभियान। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अगर आपसे पूछे कि जन योजना अभियान को किसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो उसने उन्नत भारत अभियान के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर बाय इन्वॉल्विंग 15,000 स्टूडेंट्स this year from higher education institute. The approved GPDP
टू बी पब्लिश्ड ऑन ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है? तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वेब पोर्टल है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें जो भी उनके ग्राम के रिलेटेड जो भी प्लान्स हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी उनके एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है और उनके आगे वाले मिशंस है और विजन है, वो सब इस पर पब्लिश होते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारे पंचायती राज के बारे में क्या क्या बोलता है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो एक अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ था। ये एक पहले अर्लियर एक डीपीएसपी था। कौन सा डीपीएसपी? आर्टिकल नंबर 40, जिसका गोल था कि विलेज पंचायत इंक्लूड की जाए टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। विलेज पंचायत होनी चाहिए ताकि सेल्फ गवर्नमेंट हो सके। ये हमारा एक डीपीएसपी था। बट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया और फिर आर्टिकल 243G में रिकग्नाइज किया कि हाँ पंचायत एज ए सेल्फ गवर्नमेंट हम बना रहे हैं। और इनका और आर्टिकल जो 273G है वो हमें क्या बताता है कि हमें एक प्लान डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के लिए बनाना चाहिए। फिर हमने उसके साथ 73rd अमेंडमेंट के साथ हमने 11th शेड्यूल भी ऐड किया था, जिसमें जो भी टास्क हैं, जो भी शेड्यूल में जो भी काम हमारे पंचायती राज को एलोकेट किया जाएगा, वो सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए थे। तो वो हमने बनाया था विद द हेल्प ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मेन एम ही हमारे पंचायती राज का था कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट मेकिंग। अब ये क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट मेकिंग में पीपल का पार्टिसिपेशन क्यों होना चाहिए। ओके, जो सबसे पहला है कि इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जब पीपल का पार्टिसिपेशन होता है तो कोई भी प्लान हो, कोई भी मिशन हो रहा हो, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी इंक्रीज़ होती है, एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है और इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि पीपल एज अ चेक एंड बैलेंस क्रिएट करते हैं उनके ऊपर। ओके, वो लोग एक दूसरे पे चेक रखते हैं कि हाँ ये हो रहा है या नहीं, और पीपल का पार्टिसिपेशन रहता है। इसकी वजह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स भी होता है, लोकल रिसोर्स भी मोबिलाइजेशन अच्छे से होता है, प्रोजेक्ट एक्सेसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मनरेगा फोकस ऑन दी प्रोग्रेस रिव्यू बाय ग्राम सभा, मॉनिटरिंग थ्रू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड पोस्ट कंप्लीशन स्क्रूटिनी बाय सोशल ऑडिट। तो जो हमारा मनरेगा है वो क्या फोकस करता है कि जो भी वो किस पे फोकस करता है? रिव्यू ऑन बेसिस ऑन दी रिव्यू ऑफ ग्राम सभा का क्या रिव्यू है और वो उसने कैसे उनके रिव्यूज़ दिए हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। ओके, जब भी उसके सोशल ऑडिट भी हमारे पीपल पार्टिसिपेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एंड डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है, क्योंकि सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए, और वो सेंस ऑफ ओनरशिप आती है उनके अंदर। अब लोग जब खुद पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका एम होता है कि अगर मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ या प्लान कर रहा हूँ कुछ आगे का, तो मैं उसको बेटर से बेटर करूँ, इसलिए उनके इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए माई गवर्नमेंट साथी 2.0, जिसने एक्टिव पार्टिसिपेशन की है नेशन बिल्डिंग में। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस बढ़ता है। सेल्फ रिलायंस कैसे बढ़ता है कि जब पीपल अपने आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वो इस उनका ये साइकोलॉजिकल जो बैरियर है कि वो इंडिपेंडेंट है वो हटता है, वो अब डिपेंडेंट होते हैं, वाइल इम्प्रूविंग द अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। क्योंकि अब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के साथ पीपल की जब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है तो उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो भी प्लान बनाऊँ वो अच्छे हों। सब एग्जाम्पल है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कवरेज। विथ पीपल्स पार्टिसिपेशन कवरेज भी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जब पीपल पार्टिसिपेट करते हैं तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसा होता है कि उनमें भी एक टाइप से इक्वालिटी आती है। ये भी नहीं होता कि हाँ हम हायर कास्ट है, लोअर कास्ट है, सबका इक्वल। अगर हम लोग ऐसे इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन करें जिसमें हर कास्ट, हर रिलीजन या फिर हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऐसा बोलना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हम लोग पार्टिसिपेट करवाते हैं, तो फिर वो अच्छा होता है। एग्जाम्पल है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में हमने कम्युनिटी वॉलंटियर्स बनाए थे जिनका एम था क्या? क्लीनिनेस प्रमोट करना। अब इस मिशन के थ्रू हमने क्या एक चीज़ दिखाई थी कि क्लीनिनेस करना, जैसे कि पहले के लोग क्या मानते थे
कि क्लीनिनेस या फिर ये सब किसके काम है, दलित का। बट विद द हेल्प ऑफ स्वच्छ भारत अभियान अब इसको क्लीनिनेस को हमने अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जो लोअर कास्ट के लोग हैं वही क्लीनिनेस में होना चाहिए, सबको क्लीनिनेस करनी चाहिए। और इसके थ्रू हमने अवेयरनेस क्रिएट किया था। ओके, नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ती है। एग्जाम्पल गवर्निंग स्कीम्स जो भी है वहाँ पे लोकल कैपेबिलिटी, ओनरशिप ऑफ द रिसोर्स हर जगह उनका आता है। इसकी वजह से जब लोग अपना ही सामान लगा रहे हैं, अपने ही रिसोर्स लगा रहे हैं, तो वो लोग ऐसा यूज़ करते हैं कि हाँ भाई, जैसे आप अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए अगर आपको किसी और का रिसोर्स यूज़ करना हो तो हम लोग देखें कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अच्छा आराम से यूज़ करो, क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर ऐसे। पर जब अपना ही रिसोर्स को यूज़ करना होता है तो लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरे को अच्छे से यूज़ करना चाहिए कि ताकि मैं आगे के फ्यूचर का भी सोच सकूँ, मैं उसमें से सेव भी कर सकूँ कुछ। तो ऐसा देखा गया कि जब भी हम पीपल पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। एग्जाम्पल है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज इन प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग देयर फॉरेस्ट। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट डिज़ाइन, एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्लानिंग एड स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोजेक्ट डिज़ाइन टू इंकलकेट लोकल नॉलेज एंड नीड्स। सो ये सारे बेनिफिट्स है क्या, पीपल पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करने के। ओके, अब अगर पीपल पार्टिसिपेशन हम इंक्रीज़ करते हैं तो कुछ जैसे कि बेनिफिट्स है, उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। क्या क्या चैलेंजेस है कि सबसे पहले तो लैक ऑफ फंड होता है या कैपेसिटी होती है। जो लोग होते हैं नॉर्मल लोग होते हैं वो कितना फंड अपने आप से रेस कर सकेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से वो लोग फेस करते हैं क्या, फंड या कैपेसिटी की डेफिशिएंसी या फिर लैक। फिर कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स होते हैं कुछ के, जिनमें लोग नॉर्मल लोग अगर जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता है। नेक्स्ट इज ऑब्लिगेटरी नेचर होता है, नहीं नॉन ऑब्लिगेटरी नेचर होता है पार्टिसिपेशन का। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि आपका मर्जी है कि अगर आप पार्टिसिपेट करें, तो ऐसे नॉन ऑब्लिगेटरी है। जब हमने देखा है कि जब भी कोई चीज़ ऑब्लिगेटरी होती है, कंपलसरी होती है, तो वो लोग ज़्यादा एफिशिएंटली फॉलो करते हैं उस चीज़ को कंपेयर टू जो चीज़ नॉन कंपलसरी है। ओके, फिर इंसेंटिव्स कम है पीपल के पास पार्टिसिपेट करने के लिए। लोग क्यों सोचें कि मैं डेवलपमेंट प्लान में पार्टिसिपेट करूँ, मैं मोस्टली लोग ये सोचते हैं मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है, फिर प्लस मैं ये एक्स्ट्रा काम भी लूँ, जबकि मेरे पास कुछ इससे कुछ मेरा फ़ायदा नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए इसके अंदर इंसेंटिव्स भी कम है, प्लस एक क्लाइंट एटीट्यूड भी बन जाता है। और ये सारे डीमेरिट्स है या फिर चैलेंजेस हमारे पीपल पार्टिसिपेशन में। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि पॉलिसी इंटीग्रेशन किया जाए, जो कि है कन्वेंशनल प्लानिंग फ्रेमवर्क एंड गवर्नमेंट पॉलिसी स्ट्रेंथ करना चाहिए हमें लोकल गवर्नेंस को। देन टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन करनी चाहिए, जैसे कि प्रमोटिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड फॉर इम्प्रूव पार्टिसिपेशन सच एज पार्टिसिपेटरी GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। पीपल शुड बी अवेयर अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड encouraged to take part, especially in vulnerable groups like women and marginalized communities. फिर behavioral change होना चाहिए, encouraging people to engage in governance and changing their attitude and empowering them in essential substantive participation. Okay, so यहाँ with this we have completed the first topic, that is जन योजना अभियान। होपफुली आपको कोई डाउट ना हो इसमें। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। देन नेक्स्ट आर्टिकल या फिर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्री लीगल एड। सो फ्री लीगल एड की अगर बात की जाए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसको फ्री लीगल एड एक DPSP है जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया था, और वो आर्टिकल नंबर 39A में लिखा हुआ है। ओके, अब देखते हैं उसके रिलेटेड क्या न्यूज़ है। पहले इतना बैकग्राउंड नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसलिए मैंने जस्ट आपको एक छोटा सा रिव्यू दे दी थी। ओके, आपको आर्टिकल याद आ जाए, ये याद आ जाए कि वो एक DPSP है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इशू डायरेक्शन फॉर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ टू इंश्योर एक्सेस टू फ्री लीगल एड फॉर प्रिजन इनमेट। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया है लोगों को कि कोर्ट्स एक्चुअली प्रिजन्स को कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू कि इनको भी फ्री लीगल एड देनी चाहिए, ताकि जो ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारे प्रिजनर्स होते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते एडवोकेट्स और ये सब। इसकी वजह से ना चाहते हुए भी उनकी गलती ऐसे शो कर दी जाती है कि उनकी गलती है और वो फालतू में जेल में रहते हैं। तो ऐसा बोला है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कि उनको भी हमें फ्री लीगल एड देना चाहिए, फ्री लीगल अथॉरिटी देनी चाहिए, ताकि वो अपना अगर गलत हैं, अगर गलती
गलती से हुआ है या फिर अपना बेगुनाही साबित कर सके, ओके, इसलिए। फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू इंश्योर एक्सेस टू फ्री लीगल एड फॉर प्रिजन इनमेट्स, इससे क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग लीगल सर्विस अथॉरिटी, ओके। So national legal authority in cooperation with state or district shall ensure effective implementation of SOP 2022 with periodic upgradation। अब ये SOP 2022 क्या है, ओके, मैं ये बाद में आपको चेक करके बताती हूँ, ओके, मैंने ध्यान नहीं है कि क्या था ये, बट स्टिल। फिर हमें इस तरह हमारे जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। फिर हमें मॉनिटरिंग ऑफ प्रिजनर लीगल एड क्लिनिक्स होते हैं जो कि पीरियोडिक रिव्यू करें कि कैसे हम लोग लीगल एडवाइस दे सकते हैं, लीगल असिस्टेंस दे सकते हैं हमारे प्रिजनर्स को, ओके। डेटा लेड इम्प्रूवमेंट, सारे जो LSAs हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनका पीरियोडिकली डेटा अपडेट होना चाहिए, प्लस एड्रेस द शॉर्ट कमिंग्स इन हाईलाइटेड ऑन द एनालिसिस ऑफ दिस डेटा, और जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उसको भी कम करने की या फिर उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट इज लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड ऑडिट ऑफ द वर्क ऑफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल शुड बी कैरिड आउट, जो भी लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स हैं उनके पीरियोडिक इंस्पेक्शंस होने चाहिए। फिर अवेयरनेस जनरेशन, जो भी स्कीम्स है इलीगल एड के रिलेटेड उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पीरियोडिक इंटरेक्शन बाय LSAs फॉर कन्विक्ट सच जेल इन्वाइटिंग लॉयर्स एंड पैरल लीगल वॉलंटियर्स, वो इंक्रीज़ करना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। एंड पीरियोडिक रिपोर्टिंग करना चाहिए डिजिटलाइज फॉर्म में, ओके। अब फ्री लीगल एड क्या है, तो लीगल एड इन इंडिया रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल सर्विस टू द इंडिविजुअल हु आर अनेबल टू अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन एक्सेस टू द जस्टिस सिस्टम। तो ये एक लीगल डेफिनेशन है लीगल एड की, फ्री लीगल एड की, जिसको मैं चाहती हूँ कि आप लोग याद कर लें क्योंकि ये अच्छी है एंड ये प्रॉपर डेफिनेशन आपको कहीं पर भी हेल्प करेगी, ओके। अब इम्पॉर्टेंट जजमेंट कोर्ट केसेस क्या हैं जो कि फ्री लीगल एड के लिए रिलेटेड है, वो है MH होतो वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिन्हें इस्टेब्लिश किया राइट ऑफ प्रिजनर्स टू फ्री लीगल असिस्टेंस अंडर आर्टिकल 21। सो MH होतोन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या इस्टेब्लिश किया कि जो भी प्रिजनर्स हैं उनके पास फ्री लीगल असिस्टेंस की राइट होनी चाहिए, ओके। देन हुसैना खातून वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार held that every prisoners have a fundamental right to speedy trial under आर्टिकल 21। ये तो इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस है, मुझे लगता है आपको पता होगा। उनका ये था कि ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि कोई कुछ जो गिल्टी प्रूव नहीं होते बट वो बहुत साल तक जेल में रह जाते हैं, पता चलता है कि उनकी वैसे तो सज़ा होनी थी 2 साल की, बट उससे उनका ऐसे ही होता चलता है कि नहीं मिल रही है उनको कोर्ट लीगल असिस्टेंस नहीं मिल रहा, उसकी वजह से वो जेल में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे करते करते 10 साल की जेल हो जा रही है। तो जो देख रहे हैं कि जो गिल्टी नहीं भी है उनको भी सज़ा मिल जा रही है और उससे ज़्यादा मिल जा रही है, तो इसलिए हुसैना केस ने क्या था कि स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द जो भी जिसको भी जस्टिस चाहिए उसको मिले। ऐसा बोलते हैं ना कि जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाइड, सो वो प्रमोट करने के लिए हुसैना खातून केस हुआ था। नेक्स्ट खत्री वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसने क्या हाईलाइट किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल एड इन दी प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स। तो हमारे प्रिजनर्स की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस हुआ था। फिर सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का केस ने इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल एड एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के इंपॉर्टेंस बताई। ये 4 केसेस हैं, मैं चाहती हूँ इसमें से 2 याद कर लें आप, एक तो ये वाला याद कर लें या फिर ये तीनों में से कोई एक याद कर लें, ओके। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है हमारे लीगल एड से रिलेटेड। सबसे पहले आर्टिकल 21 क्या प्रोवाइड करता है हमें, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिसमें ये राइट है कि हर पर्सन को भी किसी की भी लाइफ नहीं ली जा सकती एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। एंड आर्टिकल 39A क्या कहता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू इंश्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस, ओके। सो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो हमारे लीगल एड के लिए, फ्री लीगल एड के लिए ऐड हुए हैं, वो क्या क्या है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो कि फोर्स में आई 1995 से, वो किस लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी,
टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, इसलिए फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्रिएट की गई थी इसी एक्ट के थ्रू। कौन सा एक्ट? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट से क्या क्या क्रिएट किया गया था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों एक ही एक्ट क्रिएट किया था, चाहे वो नेशनल, स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट हो। ओके, फिर सेक्शन 341 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्या ले करता है कि लीगल एड to accused at state expense in certain cases where the accused lacks the mean of legal engagement। अगर हमारे स्टेट एक्सपेंस में उनका अगर कोई भी एक्यूज है उसके पास लीगल असिस्टेंस के लिए पैसे नहीं है तो वो स्टेट एक्सपेंस में उसको लीगल असिस्टेंस को प्रोवाइड कर देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो नालसा है उसके बारे में दिया है कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट से बनाई गई थी। ये किस लिए बनाई गई थी? फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस वीकर सेक्शन की सोसाइटी को मिले। ओके, ये फॉर्मुलेट की गई थी पॉलिसी और गाइडलाइन के थ्रू एंड उसका स्कीम फॉर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट लीगल सर्विस प्रोग्राम थ्रू आउट द कंट्री। ओके, ये मॉनिटर इवेल्युएट करती है इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू लीगल एड प्रोग्राम और ये लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करती है। इसकी एलिजिबिलिटी कौन कौन है इसके लिए एलिजिबल? नालसा के लिए, या फिर फ्री लीगल एड के लिए वो है वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन, मेंबर्स ऑफ SC STs, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर लाइक फ्लड, वायलेंस, ड्रॉट, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, पर्सन विद डिसेबिलिटी, person in custody in protective home, juvenile home or psychiatric hospital, person whose annual income does not exceed 1 lakh. In Supreme Court Legal Service Committee the limit is 5 lakhs. Victim of trafficking in human being or बेगार। तो इसके रिलेटेड कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, एक प्रीलिम्स क्वेश्चन आया था, वो ये था कि इन इंडिया द लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। ऑप्शन नहीं है इसमें था, ओनली 1 and 2, ओनली 3। अ पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, ट्रांसजेंडर विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, OBC विद एन एनुअल इनकम ऑफ 3 लाख, या फिर ऑल सीनियर सिटीजन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी, जो भी हमारा फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है। तो अगर यहाँ पे एक पर्सन ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, तो उसके बेसिस पे नहीं है बल्कि किसके बेसिस पे? इनकम के बेसिस पे। सो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, बाकी 2 के पास नहीं। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री लीगल एड। क्या सिग्निफिकेंस है फ्री लीगल एड की? ये सोशल वेलफेयर और जस्टिस प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्शन करता है सारे राइट्स की, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, लिबर्टी इंक्लूडिंग राइट टू फ्री ट्रायल, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, फिर राइट टू एक्सेस ऑफ कोर्ट्स, स्ट्रेंथनिंग रूल ऑफ लॉ, फिर लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना, फिर इश्यूज विद एक्सेस टू फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड के साथ क्या क्या इश्यूज हैं? लैक ऑफ अवेयरनेस इन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स of their rights, poor quality of legal aid available, insufficient funding या फिर resource, delay in insufficient delivery of legal aid due to complex eligibility criteria and bureaucratic hurdles, फिर barrier to the access of marginalized communities due to geographical distance, language barriers and etc. गवर्नमेंट स्टेप्स कुछ लिए गए हैं टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पीपल। वो क्या क्या है? एक है दिशा स्कीम। दिशा का फुल फॉर्म है डिजाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया। ये स्ट्रेंथ करती है प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म को। देन टेलीलॉ, ये फैसिलिटेट करती है लीगल एडवाइस थ्रू एक्सपर्ट पैनल्स ऑफ लॉयर। ये कहाँ पे सेक्शन की गई थी? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में। देन न्याय बंधु जो कि है विच through this interested lawyers can register themselves to volunteer pro bono service for underprivileged। so न्याय बंधु में जो lawyers हैं वो इंटरेस्टेड वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं ताकि वो फ्री लीगल एडवाइस दे सके अंडर प्रिविलेज लोगों को। फिर न्याय मित्र प्रोग्राम जो कि फैसिलिटेट करते हैं 10 to 15 year old केसेस पेंडिंग केसेस को जल्द से जल्द ख़त्म करने के बारे में। फिर लोक अदालत एक छोटे लेवल पर कोर्ट्स होते हैं जिनमें कोर्ट फीस नहीं होती है, वो जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल्स के लिए
जाने जाते हैं। ओके, फिर वे फॉरवर्ड हम लोग फ्री लीगल एड कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये थ्रू फंडिंग फॉर लीगल एडवाइस, सिंप्लीफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, अवेयरनेस जनरेशन, हमारा भी तो है @504075 कैंपेन कि उसके थ्रू लीगल एड सबको प्रोवाइड करने की बात की गई है। देन लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करें, फिर क्वालिटी लीगल एड ताकि कॉम्पिटेंस एंड विजिलेंस प्रोवाइड किया जाए। फिर साथ ही पोर्टल से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू लॉन्च किया गया था सारथी 1.0, जिसका एम था अवेयरनेस जनरेशन एंड लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना जो भी पीपल हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन को 20 ईयर्स हो गए थे, इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए ये आर्टिकल आया है। सो एक शॉर्ट में हम कवर कर लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि प्रीलिम्स में, क्योंकि मेंस में तो मेरे को नहीं लगता जब तक कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जाता साल भर में तब तक आएगा, बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंपॉर्टेंट डेटा जो भी है वो ये पेपर देख लेते हैं। ओके, सो राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा कब इनैक्ट हुआ था 2005 में, बट फोर्स में कब आया अक्टूबर 2005 में। ओके, ये क्या इसका एम क्या था कि राइट सिटीजन्स का राइट टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर जो भी पब्लिक अथॉरिटी ऑफिस है उनसे उनका इंफॉर्मेशन लेने का राइट होना चाहिए पीपल्स के पास। फिर इनकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है पर्सनल ट्रेनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री और कौन सा डिपार्टमेंट है। ओके, फिर इसका बैकग्राउंड क्या था, किस बेसिस पे आई थी कि ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स जो चलते हैं उनके रिलेटेड, फिर इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट, फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ये सब इसके बैकग्राउंड थे जिसके बेसिस पे हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन है। की प्रोविजंस ऑफ आरटीआई क्या क्या है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है सेंट्रल एंड स्टेट कमीशन का टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट प्रोवाइडेड एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, ऑब्लिगेशंस ऑफ राइट अथॉरिटी। ओके, फिर एग्जांपल्स कहाँ कौन सी जगह पे राइट टू इंफॉर्मेशन कौन सी जगह से एग्जेम्प्ट है, कहाँ से हम राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं और सिग्निफिकेंस इस एक्ट की दी हुई। Where a society has chosen to accept democracy as its critical faith, it is elementary that the citizen ought to know what the government is doing. ये PN भागवती की स्टेटमेंट है। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगर कोई आर्टिकल आता है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी कुछ आंसर आता है या फिर मीन्स में आता है तो आप इसको कोट कर सकते हैं या फिर ऐसे में कोट कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट न्यूज़ इन शॉर्ट में है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय के लिए सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न था जो कि एक्ट ऑफ 2008 की कंसर्न्स रिलेटेड बाय सुप्रीम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से न्यूज़ इन शॉर्ट से। सो होपफुली ऑल लाइक दिस वीडियो, मैं ये आगे रिकॉर्ड करती हूँ। थैंक यू।